बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास आज। और लेक्चर नंबर 8 में भी हमने जो 4 चैप्टर स्टार्ट किया था वो पढ़ना है। 4 चैप्टर कौन सा था? मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने डेटा में वेरिएशन चेक करनी होती हैं कि आया हमारे पास जो डेटा है इसमें कितनी वेरिएशन है। तो उसके लिए हमने डिफरेंट मेथड यूज किए थे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हमने रेंज का टॉपिक किया था। रेंज भी हमें डिस्पर्जन बताता है। ठीक है, डिस्पर्जन बताता है। इसके अलावा हमने क्वार्टाइल डेविएशन किया था और मीन डेविएशन। रेंज में क्या करते थे, गिवन डेटा में जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू होती थी उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमारे पास रेंज आ जाती थी। उसके बाद दूसरा हमने क्वार्टाइल डेविएशन किया था। क्वार्टाइल डेविएशन में क्या करते थे, हम अपने डेटा में लोअर और अपर क्वार्टाइल फाइंड करते थे। लोअर और अपर क्वार्टाइल फाइंड करने के बाद हम अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को सब्ट्रैक्ट करते थे और जो आंसर आता था उसको 2 पे डिवाइड करते थे। तो वो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती थी, क्वार्टाइल डेविएशन। ये भी हमें एक डिस्पर्जन बताता था। थर्ड जो हमने डिस्पर्जन की टाइप की थी वो मीन डेविएशन थी कि अपने ओरिजिनल डेटा में से मीन की वैल्यू, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना, जो डेविएशन आएगी उनका मॉड्यूलस लेना और देन उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना। वो हमारे पास मीन डेविएशन थी। मीन डेविएशन के बाकी मैंने आपको बताया था कि 2 और भी मेथड हैं। आप मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं मॉड के थ्रू भी, और मीन डेविएशन आप फाइंड कर सकते हैं मीडियन के थ्रू भी। तो लास्ट हमारे पास जो टॉपिक था इसमें जो हमें डिस्पर्जन बताता है वो था स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का। तो आज लेक्चर नंबर 8 में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में पढ़ना है कि उसमें हम कैसे वेरिएशन मेजर करते हैं। देखिए जी, हमारे पास 4 था, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। The standard deviation is defined as the positive square root of the mean of the square value, square deviation of the value from their mean। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन हो जाएगी। अगर वेरिएंस फाइंड करना है, the variance is the variance of the observation is defined as the mean of square of deviation of the value from their mean। इन दो डेफिनेशन में फर्क क्या है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में मेन फर्क क्या है। तो इस फर्क को देखें, मैं आप लोगों को शो करता हूं। जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम लेंगे, मतलब जो डेविएशन लेंगे, डेविएशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे, देन उनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। लेकिन वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस में हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं लेते, जस्ट x की वैल्यू से मीन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सिर्फ स्क्वायर डेविएशन लेते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, स्क्वायर डेविएशन लेते हैं, उनका रूट्स नहीं लेते। तो जब आप
डेविएशन का स्क्वायर रूट नहीं लेंगे तो वो वेरिएंस होगा। अगर आप उन डेविएशन का स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इससे भी ज़्यादा अगर इजी वर्डिंग में मैं आप लोगों को बताऊं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या फ़र्क है या ये दोनों आपस में कैसे लिंक हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर। ठीक है, इन शॉर्ट वर्ड अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर होता है। और अगर हमने वेरिएंस फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन से, सॉरी ऐसे इसको डिफाइन करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। मतलब वेरिएंस की जो भी वैल्यू आप लोगों के पास आएगी उसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी। और अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है और आप उससे वेरिएंस फाइंड करना है तो फिर क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड डेविएशन वाली जो वैल्यू होगी उसके क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो वो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। उसके बाद इनके फार्मूले पढ़ते हैं। देखिए जी, द फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ n वैल्यू x1 x2 up to so on xn डिनोटेड बाय s डॉट d। स्टैंडर्ड डेविएशन को कहता है s डॉट d से भी आप शो कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। ठीक है, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। समेशन x माइनस एक्स बार, x की वैल्यू से मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, देन जो डेविएशन आएंगी उनका स्क्वायर लेना है आप लोगों ने, स्क्वायर लेने के बाद उनको n पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो होल जो आंसर आएगा उसका क्या ले लेंगे ऊपर, स्क्वायर रूट, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। और अगर आपने वेरिएंस फाइंड करना है तो ये देखें वेरिएंस का फार्मूला है। वेरिएंस के और स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ क्या फर्क है, वेरिएंस का जो हमारे पास फार्मूला है उसमें जस्ट स्क्वायर रूट नहीं है, उसके अलावा सेम वही चीज है। देखिए ना, ये जो आपके पास चीज दिख रही है इस फार्मूले के अंदर सेम वही चीज है, जस्ट इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। तो अगर आप उसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे तो वो वेरिएंस होगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो अभी प्रीवियस मैंने स्लाइड पे इन दोनों का यही डिफरेंस आप लोगों को बताया है कि अगर आप वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन में जाएंगे तो वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे, और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस की तरफ आएंगे तो वैल्यू का क्या करेंगे, आप सिर्फ स्क्वायर लेंगे। वेरिएंस जो होता है वो स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखने हैं। बाकी ये फार्मूला मैंने जो पढ़ाया है ये अनग्रुप डेटा के लिए है। देखिए इस डेटा में कहीं पे फ्रीक्वेंसी यूज नहीं हो रही। अगर फ्रीक्वेंसी यूज नहीं होगी तो आपके पास ये जो फार्मूला होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा। और सॉरी, फ्रीक्वेंसी अगर नहीं होगी तो आपके पास जो फार्मूला होगा ये अनग्रुप के लिए होगा। सेम यही फार्मूले हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट क्या है, यहाँ पे 7 फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, जब आप x माइनस एक्स पावर होल स्क्वायर वाली वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो फिर आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बनेगा ये ग्रुप डेटा के लिए है। ग्रुप डेटा में आपके पास कौन कौन से डेटे हो सकते हैं, डिस्क्रीट हो सकता है और दूसरा कंटीन्यूअस हो सकता है।
और सेम इसी तरह वेरिएंस का क्या फार्मूला बनेगा, सेम वही स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फार्मूला है, जस्ट ऊपर इसके स्क्वायर रूट नहीं है। ये जो दो फार्मूले हैं ये ग्रुप डेटा के लिए है आपके पास। जब भी आपके पास ग्रुप डेटा होगा, ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसके लिए हमेशा आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए ये दो फार्मूले यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई इनकी एब्सोल्यूट मेजर। अब रिलेटिव मेजर में हम क्या करते थे, जो भी चीज हम फाइंड करते थे उसका कोफिशिएंट जब हम फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास रिलेटिव मेजर होती है। ठीक है, तो आप देखें कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या फार्मूला होगा आप लोगों के पास, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड किस पे करेंगे, इसको मीन पे, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 100 के साथ। तो आपके पास वेरिएंस का क्या चीज आ जाएगी, कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। आप लोगों के पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा, जिसे आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल की है, इसमें आप लोगों को मजीद चीज अच्छी समझ आ जाएगी। देखें एग्जांपल ऐसे ही क्वेश्चन होगा, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये आपको डेटा गिवन है 2, 4, 5, 8 और 6। ठीक है, ये डेटा गिवन है और कहा गया है कि आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करें। अब इस डेटे को जब आप लोगों ने देखा है तो इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ये अनग्रुप डेटा था। ठीक है, और जब भी आप लोगों के पास अनग्रुप डेटा होता है तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए वो अनग्रुप वाला करना है। ठीक है, ये देखें, ये जो कॉलम है आप लोगों के पास, ये तो इंफॉर्मेशन आप लोगों को गिवन है, एक्स की वैल्यूज मैंने लिख दी। अब क्या करना है, सबसे पहले आपने माइंड में फार्मूला रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फार्मूला क्या है। फार्मूला जब पता होगा फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट की चीजें फाइंड करेंगे। अब हमें इसका फार्मूला पता है कि x की वैल्यू से मीन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो डेविएशन आती है, इन डेविएशन का स्क्वायर लेना होता है, देन उनको क्या करना होता है, सम करना होता है। अब हमारे माइंड में ये फार्मूला है, तो अब इस फार्मूले तक जाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास मीन की वैल्यू होनी चाहिए। देखिए ना, आप लोगों के पास मीन की वैल्यू होगी तब आप एक्स की वैल्यू से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने मीन फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन। जब अनग्रुप डेटा होता था तो अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते थे, एक्स की सारी वैल्यूज को सम करते हैं। इन सारी मैंने एक्स की वैल्यूज को सम की है तो मेरे पास आंसर आया है 25। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इस मीन का फार्मूला लगाया, ये मीन का फार्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x हमारे पास 25 था, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 5 है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5। जी हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की हर वैल्यू से इस मीन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ना, x माइनस एक्स बार, x की हर वैल्यू से मीन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब x माइनस 5। ठीक है, तो पहले क्या होगा, 2 माइनस 5 3 आ जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 5 1।
ठीक है। देन हम क्या करेंगे, देन हम ये जो डेविएशन आई है, इन डेविएशन का क्या लेना है, स्क्वायर। हर वैल्यू का अलग अलग स्क्वायर लें। -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 0 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर फिर 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज आई हैं स्क्वायर डेविएशन की, इनको क्या करेंगे, सम करेंगे। मैंने सम की है तो मेरे पास आंसर क्या है इसका, 20। ठीक है, इनका सम मेरे पास है 20। अब हम इसको फार्मूले में यूज करेंगे। ये हमारे पास अन ग्रुप के लिए फार्मूला था। स्टैंडर्ड डिवीजन किसकी इक्वल है, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n होल स्क्वायर रूट। समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5। सॉरी, ये सम हमारे पास कितना है, 20। 20 आ गया। n क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन की तादाद हमारे पास 5 थी। 20/5 होल स्क्वायर रूट। 5 पे डिवाइड करेंगे, 4 आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो ये जो हमारे पास ये 2 आया है, ये बेसिकली क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। ठीक है, आप लोगों ने इस डेटे का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया है, 2 आया है। अब हमने इसका वेरिएंस फाइंड करना है। तो आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप वेरिएंस का फार्मूला यूज कर लें या फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर ले लें, तो ऑटोमेटिकली वो वेरिएंस आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो वेरिएंस की इक्वल होता है। ठीक है, फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। ये देखिए, वेरिएंस किस इक्वल मैंने लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो वेरिएंस की इक्वल होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितनी आई है, 2 मैंने लगाई है, 2 का स्क्वायर। वेरिएंस क्या आ जाएगा, 4। ये आप लोगों के पास वेरिएंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस डेटा में वेरिएंस क्या होगा, 4 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 2 होगा। तो जो डेफिनेशन मैंने फर्स्ट स्टार्ट में बताई है, अब वो चीज प्रूव हो रही है कि वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। ठीक है ना, देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं स्क्वायर लूं, 2 का स्क्वायर लूंगा 4, वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस का मैं स्क्वायर रूट लूं, 4 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की। तो वेरिएंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस आ गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो आप देखिए कि कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट का फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट मैंने बता भी दिया था कि कोफिशिएंट किसकी इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जब भी आप वेरिएंस का कोफिशिएंट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड मीन पे करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना आया है, 2। ठीक है, लास्ट अभी हमने फाइंड किया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आया है। मीन क्या आया था, 5 आया था। देखे ना, मीन की वैल्यू है, मीन की वैल्यू क्या आई थी, 5। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 के साथ। तो ये आप लोग देखें कि आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या आया है, 40%। ठीक है,
2 और 5 करेंगे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 40 आएगा। साथ मैंने परसेंट का साइन इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 100 के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। जो भी चीज़ 100 से मल्टीप्लाई होती है तो फिर हम आंसर के साथ परसेंट का साइन यूज करते हैं। अब ये 40% क्या चीज बता रहा है, ये आपको ये चीज बता रहा है कि आपके पास ये जो गिवन डेटा था, इस गिवन डेटा में सेंटर वैल्यू से जो डेटा में वेरिएशन है वो कितनी है, 40% वेरिएशन है। ठीक है, इस डेटा में कितने परसेंट, 40% वेरिएशन मौजूद है। ये इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। अगर आप इसको इंटरप्रेट भी करना चाहें तो 40% के ये मीनिंग होंगे कि जो गिवन डेटा था उसमें 40% वेरिएशन थी, डेटा के बीच में 40% का मतलब वैल्यूज के बीच में फासला था, वेरिएशन थी या डेटा में डिस्पर्जन था। यहाँ तक बेटा किसी को कोई इशू हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। पीछे थोड़ी सी थ्योरी पड़ी थी, अभी इसको हमने न्यूमेरिकली सॉल्व भी किया है। कोई इशू है तो आप माइक ऑन करके डिस्कस कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है। नो सर। चलें जी, अगर इशू नहीं है फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट मैंने इसकी एक एग्जांपल सॉल्व की है। फाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस, आल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये मैंने क्यों एग्जांपल सॉल्व की है, वो इसलिए की है कि आप लोगों को थोड़ा सा फर्क पता चले, क्योंकि ये जो डेटा है अभी ये हमारे पास गिवन डेटा किसका है, ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी है। तो अब जो हमने फार्मूले के फर्स्ट में बताए थे ग्रुप डेटा के वो यूज होंगे, लेकिन हमें क्लासेस गिवन है, 7 फ्रीक्वेंसी है, ये हमने क्लासेस फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब देखिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस फाइंड करना है। उसके स्टार्टिंग में जो फार्मूला है हमें पता है उसका क्या है, x माइनस एक्स बार। इसका मतलब है हमें x की वैल्यू जरूरत है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो x की वैल्यूज के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या करेंगे, हमेशा जो आपके पास ये क्लासेस होती हैं इन दो क्लासेस को ऐड करेंगे, मतलब 20 प्लस 24 44 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो आप लोगों के पास क्या चीज आ जाएगी, x की वैल्यू 44 डिवाइड बाई 2 22 आंसर आएगा। इसी तरह 25 प्लस 29 जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, और दो क्लासेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, आप लोगों के पास ये x की वैल्यूज आ जाएंगी। इन्हें हम मिड पॉइंट भी कहते थे। ठीक है, जब आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी देन आप लोगों ने क्या करना है, देन आप लोगों ने मीन फाइंड करना है। सबसे पहला काम अरिथमेटिक मीन फाइंड करना। अब अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए क्योंकि ग्रुप डेटा है तो हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ग्रुप डेटा वाला यूज करेंगे। जो हमारे पास ग्रुप डेटा में अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था वो कौन सा था, ये देखिए हमारे पास ये फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, तो ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला था, x बार इज इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और x इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया कॉलम जनरेट होगा, किसका, fx का कॉलम। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एफ एक्स का कॉलम, इस एफ एक्स के कॉलम को सम करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आपके पास आया 1950। ठीक है, 1950 डिवाइड बाय किस पे करेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास कितनी है, 50। ठीक है, उस पर डिवाइड किया है तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, एक्स बार इज इक्वल टू 39। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आई है। अब जब अरिथमेटिक मीन आ जाएगा देन आप लोग क्या करेंगे, x की हर वैल्यू से इस अरिथमेटिक मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब x की जितनी भी वैल्यूज आए उनमें से 39 को सब्ट्रैक्ट करें। कैसे, देखिए जी, फर्स्ट हमारे पास कौन सी है वैल्यूज, 22। तो हम क्या करेंगे, 22 माइनस 39, ठीक है, x माइनस एक्स बार। देखें ना, x माइनस हमने क्या करना है, x बार। तो 22 माइनस 39 क्या आंसर आएगा, -17। 27 माइनस 39 आंसर आप लोगों के पास आएगा -12। 32 माइनस 39 -7। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने x की हर वैल्यू से x बार को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास x माइनस एक्स बार की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इन हर वैल्यूज का स्क्वायर लेना है। ठीक है, -17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा, -12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 8 64, 13 का 169। तो हमने x माइनस एक्स बार की वैल्यूज के स्क्वायर ले लिए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास आंसर आए हैं, अब हम क्या करेंगे, इनको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि ये हमारे पास ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। अनग्रुप होता था तो हम इन्हीं वैल्यूज को सम कर लेते थे क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती नहीं थी। अब क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी वाले पूरे कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास थर्ड कॉलम जनरेट होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर था। ठीक है, जैसे फर्स्ट इसकी वैल्यू 1 है, 1 289 के साथ मल्टीप्लाई होगा 289 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 144 के साथ, तो आप लोगों के पास 576 आंसर आएगा। इसी तरह हर फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आप लोगों के पास ये कॉलम जनरेट होगा। अब आप लोगों ने एंड पे क्या करना है, इस कॉलम का सम लेना है, वो आपके पास 2350 आया आंसर 2350। तो अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन या फिर हमारे पास वेरिएंस है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम फार्मूला यूज करेंगे, किस वाला, ग्रुप डेटा वाला। इस फार्मूले में देखें ना, ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये देखें यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी, ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, इसीलिए हमने ये ग्रुप डेटा का फार्मूला यूज किया है। तो समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये हमारे पास आया था 2350 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी, 50 थी। तो 2350 को 50 पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसका क्या लेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन का जो आंसर आएगा वो आया है 6.86। ये आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया गिवन डेटा का।
अब हमने इसका वेरिएंस फाइंड करना है, तो वेरिएंस के लिए मैंने आसान मेथड आप लोगों को बताया है। क्या करना है, वेरिएंस किसकी इक्वल रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी उसका आप स्क्वायर ले लेंगे तो वो वेरिएंस बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 6.86 आया था, इसका स्क्वायर दिया है, तो हमारे पास वेरिएंस जो आया है इस क्वेश्चन का वो कितना आया है, 47। ये हमारे पास गिवन डेटा का वेरिएंस आ गया। फिर बात रिपीट कर रहा हूं कि आप वेरिएंस के लिए इसका फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। आप इसका फार्मूला यूज करेंगे तो भी आंसर इसका 47 ही आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लेंगे तो वो एक आसान काम है। अब हम इसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। ये देखें जी, नेक्स्ट मैंने इसका क्या किया है, कोफिशिएंट फाइंड किया है। तो इसका कोफिशिएंट किसकी इक्वल आया है हमारे पास, कोफिशिएंट फिर वही फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 6.86 था, मीन हमारे पास 39 था और मल्टीप्लाई 100 से करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है, 17.59%। इसकी क्या मीनिंग है कि जो आपको गिवन डेटा था उसमें 17.59 मतलब 18% उसमें क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, जो गिवन डेटा था पीछे आपको ये डेटा था जी, इस डेटा में कितने परसेंट वेरिएशन है, ऑलमोस्ट 18% इसमें क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का न्यूमेरिकल काम कंप्लीट हो जाता है। अब इनके बारे में और भी चीज आप सुन लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस मैंने बताया था ये सबसे अच्छी मेजर देते हैं वेरिएशन फाइंड करने के लिए, डेटा में डिस्पर्जन फाइंड करने के लिए। और याद रखिएगा, अगर आपको कोई 2 या 2 से ज्यादा सीरीज का डेटा देता है या फिर आप क्या करते हैं कि आपके पास कोई 4-5 लोग हैं, किसी एक ही चीज का उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, 4 से 5 आपको डेटे मिलते हैं कि ये हमने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अब ये चीज देखनी हो कि इस डेटा में बेस्ट डेटा कौन सा है, सबसे बेस्ट डेटा कौन सा है। 4-5 लोगों ने जो मुझे 4-5 टाइप का डेटा दिया है, इसमें मैंने बेस्ट डेटा सेलेक्ट करना है कि इसमें बेस्ट कौन सा है जिसको मैं आगे अपने काम में यूज करूं या फ्यूचर की फोरकास्ट के लिए यूज करूं। तो हमेशा याद रखिएगा उस डेटे का आप वेरिएंस फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, और जिस डेटे का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम आएगा या वेरिएंस की वैल्यू सबसे कम आएगी वो डेटा सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उस डेटा में वेरिएशन कम है। हमेशा याद रखिएगा जिस डेटा में वेरिएशन कम होती है वो सबसे बेस्ट डेटा होता है, आप उसको फ्यूचर की फोरकास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जब डिफरेंट लोगों का डेटा आता है तो हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि इसमें बेस्ट कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा वेरिएंस ही फाइंड करते हैं, जिसका वेरिएंस कम आता है हम वो वाला डेटा ले लेते हैं। इस बंदे ने प्रॉपर डेटा कलेक्ट किया है, ये सबसे अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि जो बंदा जितना प्रॉपर डेटा कलेक्ट करेगा उसमें वेरिएंस उतना कम आएगा, उसमें वेरिएशन कम होगी। यहाँ तक कोई बात किसी ने डिस्कस करनी है तो कर सकते हैं, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। कोई बात
अच्छा, ये चीज़ें पूछा करें बेटा, क्योंकि अगर वैवा होता है या फिर यहाँ पे एग्ज़ाम होता है तो वो आपसे फिर सारी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जो अभी बार बीच में कंसेप्ट वाली चीज़ें बता रहा हूँ तो उनके भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो किसी का कोई इशू हो तो ज़रूर आप यानी कि ना डिस्कस किया करें, क्योंकि मैंने नोट किया है चंद एक स्टूडेंट हैं जो रिप्लाई करते हैं, बाकी मोस्टली स्टूडेंट यानी कि बिल्कुल चुप रहते हैं पूरे लेक्चर में। तो हर बंदा यही बोला करे, अगर कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप पूछा करें। देखिए जी, चलें प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए जी, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो symbolically if x is equal to a, a is a constant, a क्या है, constant है, then standard deviation of a is equal to 0 and variance of a is equal to 0। क्या मीनिंग है इस डेफिनेशन के, इस फर्स्ट प्रॉपर्टीज के? वो कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो किसी कांस्टेंट का क्या होगा, जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। अगर आपके पास एक डेटा कांस्टेंट है, एक डेटा कांस्टेंट है, तो याद रखिएगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों जीरो आएंगे। अब कांस्टेंट डेटे की क्या मीनिंग है? डेटा कांस्टेंट होने का ये मतलब है कि डेटे में वेरिएशन नहीं है। डेटे में अगर वेरिएशन बिल्कुल नहीं है तो उस डेटे का जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस है वो हमेशा जीरो आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है 1 1 इस तरह की, मैंने ये पूरी डेटा दी है 1 1 1, ये कांस्टेंट डेटा है, इसमें वेरिएशन नहीं है। आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस लें तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। मैं आपको डेटा देता हूँ 2 2 2 2, 3 4 वैल्यूज देता हूँ, 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, ठीक है, ऐसा डेटा देता हूँ जिसमें सारी वैल्यू सेम है, उसका हमेशा जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस होगा वो जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इस डेटा में देखें ना वेरिएशन नहीं है, 1 से 1 फिर 1 से 1 1 से 1, डेटा में वेरिएशन है ही नहीं। जब डेटा में वेरिएशन नहीं होगी तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हमेशा जीरो आएगा। सेकंड प्रॉपर्टीज है, द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, they remain unchanged when the value are increased or decreased by constant। क्या कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। किस चीज के इंडिपेंडेंट होते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन के। चेंज ऑफ ओरिजिन के क्या मीनिंग है, चेंज ऑफ ओरिजिन के ये मीनिंग है कि आप अपने डेटा में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आपके पास एक कांस्टेंट डेटा है,
उसमें क्या करते हैं, सॉरी आपके पास एक डेटा है, कोई भी डेटा है, आप उसमें कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आपके पास नया डेटा आएगा वो किसका होगा, वो चेंज ऑफ ओरिजिन का डेटा होगा। उसमें चेंज ऑफ ओरिजिन आप लेके आए हैं। वो ये बात कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि आप अगर डेटा में एक आपके पास डेटा है, आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस फाइंड करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसी डेटा में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं, कोई भी वैल्यू ऐड करें, लाजमी बात है वो डेटा चेंज हो जाएगा। तो आप डेटा में क्या ले आए, चेंज ऑफ ओरिजिन ले आए, फिर आप क्या करते हैं, उस डेटे का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, दे रिमेन अनचेंज्ड, ये अनचेंज होंगे, इनका आंसर फिर भी वही आएगा जो ओरिजिनल के साथ आया था। दे रिमेन अनचेंज्ड व्हेन वैल्यू आर इंक्रीज्ड, कोई वैल्यू ऐड कर दें, आर डिक्रीज, आप कोई वैल्यू डिक्रीज कर दें बाय कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट के थ्रू। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको शो किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस माइनस ए, x की वैल्यू में आप लोगों ने जी सर 11, ठीक है। देखिए जी, स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने बताया है कि x प्लस माइनस ए। अब देखें डेटा में कोई कांस्टेंट वैल्यू ए क्या है, कांस्टेंट है, वो आप क्या करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, मतलब कि ओरिजिनल जो डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन में आया था वो उसके इक्वल होगा। अगर आप उसका वेरिएंस फाइंड करते हैं, देखिए वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस ए, वो भी आंसर किसके इक्वल होगा, वेरिएंस ऑफ x के इक्वल होगा। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या लिखी हुई है सेकंड जो प्रॉपर्टीज है, उसमें ये कहता है कि अगर आप अपने डेटा में चेंज ऑफ ओरिजिन लेके आते हैं, मतलब कोई एक कांस्टेंट वैल्यू डेटा में ऐड कर देते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, उनका आंसर फिर भी वही आएगा जो ओरिजिनल डेटे का पहले आया था। इन दो डेफिनेशन में, सॉरी इन दो प्रॉपर्टीज में अगर कोई चीज डिस्कस करनी हो प्रॉपर्टीज में, तो काफी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। इसमें अगर कोई चीज डिस्कस करनी है तो आप कर सकते हैं इन दो प्रॉपर्टीज में। चलिए जी, नहीं है तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कहता है व्हेन ऑल द वैल्यू आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ कांस्टेंट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ कांस्टेंट, वेरिएंस इज मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करें या फिर आप वेरिएंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें by the square of these constant, when all the value are multiply or divide by a constant, all the value multiply or divide by a constant। याद रखिएगा, आप अपने डेटा में दो टाइप के चेंज लेके आ सकते हैं, एक होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन लास्ट प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने पढ़ा है। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या था, डेटा में
कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना, वो चेंज ऑफ ओरिजिन होता है। दूसरा चेंज क्या होता है? चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है कि आप अपने डेटा में क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट से अपने डेटा को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें। तो जब भी आप अपने डेटा को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो आप अपने डेटा में चेंज ऑफ स्केल लेके आएंगे। वो कहता है कि जब आप डेटा में चेंज ऑफ स्केल लेके आएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो डिफरेंट होंगे। उन रिजल्ट को सेम कैसे किया जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन को सेम करने के लिए आप उसी कांस्टेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे। और वेरिएंस को इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन उस कांस्टेंट में क्या स्क्वायर लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होगा उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना या फिर डिवाइड कर देना। और वेरिएंस कैसे इक्वल होगा? उसी कांस्टेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना। तो जब आप अपने डेटा को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो चेंज ऑफ स्केल होता है। और चेंज ऑफ स्केल से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस अफेक्ट होते हैं। इन दोनों को सेम कैसे किया जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन को उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और वेरिएंस को उस कांस्टेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इक्वल किया जाता है। देखिए मजीद चीज समझने के लिए मैंने ये सिंबॉलिकली लिखा है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ AX किसकी इक्वल है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X और साथ मल्टीप्लाई किसके हो रहा है? किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? A के साथ। A क्या था? कांस्टेंट। ठीक है, तो आप जब देखें ना ये क्या किए, EX मतलब अपने डेटा को A कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया तो एक रिजल्ट आएगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X ये ओरिजिनल का है, तो ओरिजिनल वाला कब उसकी इक्वल आएगा चेंज ऑफ स्केल वाले के? जब हम इस ओरिजिनल वाले को उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वल आएगा। और जब वेरिएंस को इक्वल करना होगा तो देखिए वेरिएंस ऑफ AX किसकी इक्वल आया है? A स्क्वायर वेरिएंस ऑफ X। तो ये चेंज ऑफ स्केल वाले का वेरिएंस है, ये ओरिजिनल वाले का कब इक्वल आएगा? जब हम क्या किया है, उस कांस्टेंट के स्क्वायर से क्या किया, मल्टीप्लाई किए। देखिए ना A का स्क्वायर, उस कांस्टेंट का स्क्वायर लिया, ओरिजिनल वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, देन ये आंसर आपस में इक्वल आएंगे। सेम यही चीज इधर है कि अगर आपने डिवीजन वाला काम किया है, मतलब डिवाइड किया था, देखिए जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X ओवर A आपने उस कांस्टेंट पे डिवाइड किया है, तो कब उस ओरिजिनल वाले की इक्वल आएगा? जब आप उसी E ओवर X के साथ क्या करेंगे, ओरिजिनल वाले को डिवाइड करेंगे। और वेरिएंस का भी इक्वल होगा जब आप उसी जो आपके पास कांस्टेंट है उसके स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बात एक ही है कि जब डिवीजन वाला होगा तो आपने डिवाइडर के साथ मल्टीप्लाई करना है या उसको डिवाइड करना है। अगर आप लोगों के पास क्या है, मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई करना है, अगर डेटा को आपने डिवाइड किया था तो फिर यहाँ पे भी उसी कांस्टेंट से या फिर उस कांस्टेंट के स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो ये आप लोगों के पास थर्ड प्रॉपर्टीज है चेंज ऑफ स्केल की। सिंपल वे में आप ये याद रखिएगा कि चेंज ऑफ स्केल से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस अफेक्ट होते हैं।
और चेंज ऑफ ओरिजिन से स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस अफेक्ट नहीं होते। ये बिल्कुल एक जनरल सी बात, यानी कि ना अगर आप थोड़ा कंसेप्ट सिर्फ बताना है इन प्रॉपर्टीज का, सिर्फ इतना ही बता देंगे तो काम चल जाएगा कि स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस जो हैं वो चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते, और स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस जो हैं वो चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होते हैं। फिर हम उस इफेक्ट को ऐसे खत्म करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिंबॉलिकली बताया हुआ है। ये हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। वो कहता है कि if two set of data consisting of n1 and n2 values having variance s1 square s2 square, ठीक है, वेरिएंस को आप एस स्क्वायर से भी शो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। द कंबाइंड वेरिएंस ऑफ बोथ ऑफ सेट ऑफ गिवन डेटा इज, ये बात क्या कर रहा है कि अगर आपके पास कोई दो सीरीज का डेटा है, ठीक है, दो टाइप का डेटा है, जिसमें आपके पास एक सीरीज में n1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरी में n2 है। फर्स्ट जो सीरीज थी उसका वेरिएंस क्या है, s1 स्क्वायर। सेकंड जो सीरीज थी उसका वेरिएंस s2 स्क्वायर। तो अगर मैं आपको कहूं कि यार ये दो सीरीज हैं, मुझे इन दोनों को कंबाइन करके वेरिएंस निकाल को दो, ठीक है, मैं आपको दो सीरीज की इंफॉर्मेशन दे देता हूं और कहता हूं कि इनका मुझे कंबाइन वेरिएंस फाइंड करके दें, इन दो सीरीज का कंबाइंड वेरिएंस का ये फार्मूला है। ये आपको फार्मूला याद रखना होगा, बड़ा सा फार्मूला है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला है कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 प्लस n1 प्लस n2 ओवर n1 प्लस n2 होल स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो सीरीज का वेरिएंस है, ये कंबाइंड वेरिएंस है। कौन सा वेरिएंस है, ये कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला है। अगर इधर ही आपको कहा जाए कि यार मुझे कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करके दो, तो मैंने ये नीचे लाइन लिखी हुई है कि वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ द कंबाइंड स्टैंडर्ड। वो मैंने ये बताया कि अगर आप इस ये जो फार्मूला मैंने कंबाइंड वेरिएंस का लिखा है, इसका अगर मैं ऊपर स्क्वायर रूट ले लूं, क्या चीज, मैं इसी ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले का मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट ऊपर ले लेता हूँ और बीच में यही सारा फार्मूला लिख देता हूँ, ये जो करना है। तो मेरे पास किसका ये फार्मूला बन जाएगा, ये मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन का बन जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला हो, इसी का मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो वो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला बन जाएगा। स्क्वायर रूट नहीं होगा तो वो कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला है। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि जब आपके पास दो या दो से ज्यादा सीरीज होंगी तो आप उनका कंबाइंड वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए जस्ट आप लोगों को फार्मूला याद करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टीज। देखें, द वेरिएंस ऑफ सम और डिफरेंट of two independent random variable is the sum of their respective variance. If x and y are independent random variable, then variance of x plus minus y
वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई दो सीरीज हैं और वो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, कोई दो सीरीज हो और वो आपस में इंडिपेंडेंट हो, तो आप क्या करें, उनका अलग अलग वेरिएंस फाइंड करें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो सीरीज हैं, एक एक्स की है दूसरी वाई की है, तो आपने एक्स वाली का वेरिएंस फाइंड किया, फिर वाई वाली जो सीरीज थी उसका वेरिएंस फाइंड किया, फिर इन दो वेरिएंस को आपस में क्या किया आप लोगों ने, प्लस कर दिया। तो ये हमेशा किस चीज की इक्वल आएगा, जब आप उन दो सीरीज को आपस में ऐड कर देंगे या फिर उन दो सीरीज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो नया डेटा आएगा उस नए डेटे का आप क्या फाइंड करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो हमेशा उस चीज की इक्वल होगा। कोई से आपके पास दो सीरीज हो, आप उनका अलग अलग वेरिएंस फाइंड करें, उन दो वेरिएंस को ऐड कर दें, तो वो हमेशा किसकी इक्वल होगा, कि अगर आप उन दो सीरीज को आपस में ऐड कर दें, उनके वेरिएंस फाइंड कर लें, या फिर उन दो सीरीज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें और उसका वेरिएंस फाइंड कर लें, तो वो इन दोनों के हमेशा क्या होगा, इक्वल हो गया आंसर। अगर इनका क्या आ रहा है, 40 आंसर आ रहा है, इसका भी 40 ही आएगा। शर्त यह है कि आपके पास वो जो सीरीज है वो इंडिपेंडेंट हो, आपस में डिपेंड ना करती हो, तब ये चीज पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इसकी प्रॉपर्टीज है, द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम होगा इफ एंड ओनली इफ द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम देयर मीन, कि डेविएशन आप मीन के थ्रू लें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या आएगा, हमेशा मिनिमम आएगा। डेविएशन हम लेते थे ना, ऐसे देखे ना, मैं थोड़ा सा शो कर देता हूं, एक्स माइनस एक्स बार, ये हम लेते थे अगर याद, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए। वो कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की वैल्यू हमेशा मिनिमम आएगी जब आप डेविएशन लेंगे किसके थ्रू, मीन के थ्रू। ये मीन है, ठीक है, आप मीन के थ्रू लेंगे तो हमेशा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो मिनिमम आएगी। अगर आप ये डेविएशन किसी कांस्टेंट के थ्रू लेते हैं, मीडियन के थ्रू लेते हैं, मॉड के थ्रू लेते हैं, तो फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिजल्ट होगा वो एक बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, डेविएशन तो हम ऐसे ही फाइंड करते थे ना, एक्स माइनस ए, ये भी तो डेविएशन आती थी। या फिर हम क्या करते थे, एक्स माइनस मीडियन, एक्स माइनस मॉड, ये भी तो डेविएशन है। लेकिन इनसे क्या होगा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिजल्ट आएगा वो बड़ी वैल्यू आएगी। हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू मिनिमम हो, छोटी से छोटी हो, तो उसके लिए हमेशा आपको डेविएशन लेनी पड़ेगी बाय मीन। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमेशा मिनिमम आती है जब आप डेविएशन लेते हैं थ्रू मीन के, अदरवाइज इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की 6 प्रॉपर्टीज थी। यहाँ तक कोई इशू है किसी का प्रॉपर्टीज में, तो आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं, एक एक आप हो के मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ये चीजें।
किसी का कोई इशू है तो डिस्कस कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टीज में है, स्टैंडर्ड डेविएशन की थ्योरी में है, स्टैंडर्ड डेविएशन की न्यूमेरिकल सिस्टम में है। एग्जाम में बेटा ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो अगर किसी को लग रहा है कि इसमें इशू है मुझे, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, ये इशू नहीं है तो एक हमारे पास इसी 4 चैप्टर का मजीद हमारे पास 2 टॉपिक हैं। एक मोमेंट्स का है और एक हमारे पास स्क्यूनेस और कर्टोसिस का है। स्क्यूनेस कर्टोसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज मोमेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के साथ एक नया टॉपिक है मोमेंट्स का, वो हम कर लेते हैं। बेसिकली जो आपके पास वेरिएशन वाले काम थे, वेरिएंस बताने वाले, वो तकरीबन ख़त्म हो गए। ठीक है, उसकी जितनी भी टाइप थी वो हम निकाल ली, उनकी प्रॉपर्टीज भी निकाल ली, उनके न्यूमेरिकल सिस्टम निकाल लिए, अनग्रुप के लिए, डिस्क्रीट के लिए, ग्रुप के लिए। तो आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है मोमेंट्स का। ये भी 4th जो हमारा चैप्टर है ना, ये भी 4th चैप्टर का हिस्सा ही है। ठीक है, ये भी आप लोगों के पास जो 4th चैप्टर है उसी का हिस्सा है, मोमेंट्स। तो मोमेंट्स जो हैं ये बेसिकली क्या आती हैं? ये आपको कंबाइन बहुत सारी चीजें बता रही होती हैं। ठीक है, टॉपिक एक है लेकिन काफी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, और फिर इन्हीं मोमेंट्स को हम आगे स्क्यूनेस कर्टोसिस में भी यूज करते हैं। यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल सिस्टम भी करेंगे तो आप लोगों ने समझ लेने हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तो उसमें मैं फिर इन्हीं एग्जांपल को लेऊंगा और नेक्स्ट चीज फाइंड करूंगा, इन्हीं के रिजल्ट को यूज करूंगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए, मोमेंट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। मोमेंट्स हमें क्या बताते हैं? डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। ठीक है, डेटा को डिस्क्राइब करती हैं ये भी, और इसमें कंबाइंड इंफॉर्मेशन होती है, 3rd चैप्टर वाली भी, 4th वाली भी। ठीक है, इसमें कंबाइंड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। 3rd चैप्टर वाली भी उसमें शामिल होगी, 4th वाली भी। ये बेसिकली क्या करती हैं? डेटा को डिस्क्राइब करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोमेंट्स, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मोमेंट्स हमारे कहाँ पे हेल्पफुल हैं। बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट्स वी फाइंड सेंट्रल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा की सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते हैं इसके थ्रू। देखें ना कि सेंट्रल वैल्यू वाला काम हमने कहाँ पे किया था? 3rd चैप्टर में। तो वो चीजें भी ऑटोमेटिकली मोमेंट्स के अंदर बिल्ड होंगी। ये डेटा का हमें सेंटर बताती है। दूसरी क्या चीज है? द डिस्पर्जन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्पर्जन भी हमें बताती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की क्या चीज बताती है? डिस्पर्जन भी बताती है। मतलब 4th चैप्टर में जो काम हमने किया है वो भी इसके अंदर फीड होगा। 3rd क्या चीज हमें मोमेंट्स बताएंगी? वाइदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल और स्क्यूड। डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा का ये भी बताएंगी कि ये डेटा सिमेट्रिकल है या स्क्यूड है। ये नया काम होगा। ठीक है, ये चीज भी ये बताएंगी कि आपका जो गिवन डेटा है वो सिमेट्रिकल है या स्क्यूड डेटा है। और 4th वाली चीज क्या बताएंगी हमें? द पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा की पीकनेस या फिर फ्लैटनेस, कि डेटा कितनी पीक्स को क्या है या डेटा कितना हमारा फ्लैट है, ये चीज भी हमें मोमेंट्स बताएंगी। ठीक है,
दो ऊपर वाले जो काम है वो तो आप लोग कर भी चुके हैं, फिर मोमेंट्स के थ्रू भी वो चीज़ें डिस्क्राइब हो जाएंगी। ये दो नए काम होंगे, डेटा का सिमेट्रिकल या स्क्यूड बताना और डेटा की पीकनेस या फ्लैटनेस बताना। जो हम फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करते हैं। कितनी मोमेंट्स अबाउट मीन? फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन। तो जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन होती है वो आपको डेटे का सेंटर बताती है, सेंट्रल वैल्यू बताती है। याद रखिएगा ये बात, जो हमारे पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन होगी वो डेटे का सेंट्रल वैल्यू बताएगी, सेंट्रल वैल्यू बताएगी, एवरेज वैल्यू बताएगी या मीन बताएगी। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन होती है वो अरिथमेटिक मीन की इक्वल होती है, या फिर आप कह सकते हैं मीन की इक्वल होती है। सेकेंड जो मोमेंट अबाउट मीन होगी वो डिस्पर्जन बताएगी। ठीक है, सेकेंड जो मोमेंट होती है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस की इक्वल होती है, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो होगी वो आपको डेटे का सिमेट्रिकल या स्क्यूड बताएगी। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो होगी वो आपको डेटे की पीकनेस या फिर फ्लैटनेस बताएगी। ठीक है, अभी हम ये चीजें फाइंड करेंगे, ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? मोमेंट्स की आप लोगों के पास 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स। फर्स्ट कौन सी है? मोमेंट अबाउट मीन और सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, पहली कौन सी है हमारे पास? मोमेंट अबाउट मीन है, जिसे हम सेंट्रल मोमेंट भी कहते हैं। दूसरी टाइप क्या है? रॉ मोमेंट्स। तीसरी हमारे पास है आर्बिट्रेरी ओरिजिन मोमेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं किसकी? मोमेंट्स की। कि मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड किए हैं, रॉ मोमेंट्स फाइंड किए हैं, या आर्बिट्रेरी ओरिजिन मोमेंट्स फाइंड किए हैं। ये बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं मोमेंट्स की। मैंने 1 बाय 1 हर एक के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया है। मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन रॉ मोमेंट्स के लिए और एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन मोमेंट्स के लिए। ठीक है, ताकि मैंने कहा हर चीज इसमें क्लियर हो जाए, आप लोगों पे वो ना हो कि मैं ये नहीं कहूँ कि आप एक मोमेंट्स की क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बाकी खुद कर लीजिएगा, तो वो चीज़ नहीं है। हर एक का मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को लिए आगे सॉल्व किए हुए। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन। मोमेंट्स अबाउट मीन क्या है? देखिए, मोमेंट्स अबाउट मीन आर सेंट्रल मोमेंट्स। ऐसी मोमेंट्स जो आप मीन के थ्रू निकालेंगे उन्हें आप मोमेंट्स अबाउट मीन कहते हैं। देखेंगे विच ऑब्टेन थ्रू अरिथमेटिक मीन। ऐसी मोमेंट्स जो आप अरिथमेटिक मीन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं उन्हें आप मोमेंट्स अबाउट मीन और सेंट्रल मोमेंट्स कहते हैं। जनरल फार्मूले मैंने बता दिए हैं। द जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग मोमेंट्स अबाउट मीन, अनग्रुप डेटा होगा तो ये फार्मूला यूज होगा, mr इज इक्वल टू समेशन x माइनस x बार होल पावर r ओवर n। और अगर ग्रुप डेटा होगा तो mr इज इक्वल टू समेशन f x माइनस x पावर होल r ओवर समेशन f। ठीक है, ये अनग्रुप के लिए है और ये सेकंड वाला किसके लिए? ग्रुप के लिए। अब देखिए यहाँ पे आर आ रहा है, आर की क्या मीनिंग है? आर ये चीज शो कर रहा है कि आप कौन सी मोमेंट्स फाइंड करना चाहते हैं। आप जो भी मोमेंट्स फाइंड करनी होगी आर की वैल्यू वही रखनी है।
तो बेसिकली हम आपके बेसिक के कोर्स में सिर्फ फोर्थ मोमेंट फाइंड करते हैं, 4 मोमेंट्स फाइंड करते हैं, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट। तो जब हम इस r की वैल्यू 1 रखेंगे और इधर भी 1 आ जाएगा तो जो फार्मूला बनेगा फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन का होगा। r की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं और यहाँ पे भी 2, तो जो फार्मूला बनेगा वो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का। r की वैल्यू 3 रखेंगे तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का, r की वैल्यू 4 रखेंगे तो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन का फार्मूला बन जाएगा। ये मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया 1 2 3 4, हम खुद पुट करेंगे इसमें। देखिए जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो चीज मजीद क्लियर हो जाएगी हमारी। फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन, डेटा आपको ये गिवन है 3 6 2 1 7 5। ये मैंने डेटा लिख लिया। अब इस डेटा में सबसे पहला काम क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन के लिए इन सारी वैल्यूज पे क्या लिया है, मैंने सम किया है। सम किया है तो मेरे पास समीशन x आया है 24। अरिथमेटिक मीन का मैंने फार्मूला लगाया है x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। 24 n क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, तो अरिथमेटिक मीन की मेरे पास वैल्यू आई है वो क्या आ गई है 4। अब मैंने क्या करना है, देखिए इस फार्मूले पे गौर करें। x माइनस एक्स बार, x की हर वैल्यू से x बार को सब्ट्रैक्ट करना है और पावर 1 होगी तो जो इंफॉर्मेशन आएगी वो फर्स्ट मोमेंट के लिए होगी। पावर जब इसमें स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो सेकंड मोमेंट की। इन्हीं की पावर मैं 3 कर दूंगा थर्ड मोमेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन, इसी की पावर मैं 4 कर दूंगा तो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगी। मीन मैंने फाइंड किया 4 आ गया। अब x की हर वैल्यू से इस मीन को सब्ट्रैक्ट करें। 3 माइनस 4 माइनस 1, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 1। ठीक है, x की हर वैल्यू से अरिथमेटिक मीन क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या करना है, ये जो आपके पास आया है इसी का हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएंगे। इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इन हर वैल्यूज की क्या करूंगा, क्यूब लूंगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, -2 का क्यूब, तो मेरे पास ये कॉलम जनरेट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इन हर वैल्यूज की पावर 4 लूंगा। -1 की पावर 4, कैलकुलेटर से आप लेते हैं। 2 की पावर 4, -2 की पावर 4, तो आप लोगों के पास ये कॉलम जनरेट हो जाएगा। 1 बाय 1 इन सारे कॉलम को आपस में सम कर लेते हैं। इन सारों को सम किए समीशन x माइनस एक्स बार मेरे पास क्या है 0। इन सारों को सम करेंगे तो समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मेरे पास क्या है 28। इन सब को सम किया तो समीशन x माइनस एक्स क्यूब मेरे पास आया 0। इन सारों को सम किया तो समीशन x माइनस एक्स बार पावर 4 196 आया है। अब मैं क्या करूंगा, मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करूंगा। देखें जी, जो जनरल मैंने फार्मूला बताया था उसमें वैल्यू r की वैल्यू मैंने 1 रखूंगा, ये फार्मूला बन जाएगा m1 इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार पावर 1 ओवर n। तो समीशन x माइनस एक्स बार आप लोगों के पास क्या आया था 0, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, 0 ओवर 6। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, आप लोगों के पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो आई है वो क्या आई है, वो देखिए ये 0 आ गई। अब सेकंड मोमेंट मैंने फाइंड करनी है, तो उसी जनरल फार्मूले में r की वैल्यू 2 रख दें। r की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा तो समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 2 हो जाएंगे, इधर भी ओवर n।
समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मेरे पास क्या है 28। ठीक है, तो ये 28 डिवाइड बाय क्या 6, आपके पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आई है 4.67। थर्ड मोमेंट्स के लिए क्या करेंगे, आर की वैल्यू 3 रखेंगे उस जनरल फार्मूले में, इधर भी 3 आ जाएगा, पावर में भी 3 आ जाएगा। समीशन x माइनस एक्स बार का क्यूब, ये मेरे पास सम आया था 0 एंड 6 है, मेरे पास थर्ड मोमेंट अबाउट मीन आई है 0, और r की वैल्यू जब मैं 4 रखूंगा इधर भी 4 आ जाएगा, तो समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 4 ओवर n, ये हमारा 196 ओवर 6, तो मेरे पास फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन क्या आई है 32.67, ये मेरे पास फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आ गई। ये मैंने पहली 4 मोमेंट्स फाइंड कर ली और मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड किए, क्योंकि देखिए फार्मूले में क्या चीज हो रहा है, मीन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसमें बेटा मोमेंट्स के यहाँ तक कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास रॉ मोमेंट्स, सेकंड इसकी टाइप की रॉ मोमेंट्स की। तो रॉ मोमेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ओरिजिन और जीरो। ठीक है, ओरिजिन या जीरो के थ्रू हम इसको फाइंड करते हैं। जनरल फार्मूले एम आर प्राइम इज इक्वल टू समीशन एक्स की पावर आर ओवर एन, ये अनग्रुप के लिए होगा एम आर प्राइम समीशन एफ एक्स माइनस एक्स की पावर आर ओवर समीशन एन, ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप के लिए हमारा फार्मूला होगा। सेम इसमें भी आर की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे तो आपके पास फर्स्ट रॉ मोमेंट, सेकंड रॉ मोमेंट, थर्ड रॉ मोमेंट और फोर्थ रॉ मोमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये प्राइम इस चीज को शो कर रहा है कि ये रॉ मोमेंट्स हैं। जब आप इन रॉ मोमेंट्स को मोमेंट्स अबाउट मीन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये प्राइम ऊपर खत्म हो जाएगा। आप मोमेंट्स अबाउट अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, जब मीन फाइंड करते हैं तो वो आप फाइनल रिजल्ट मतलब फाइंड कर लेंगे। अगर आप किसी भी डेटा का रॉ मोमेंट्स फाइंड करते हैं तो रॉ मोमेंट्स फाइंड करना इजी है, लेकिन उसको फिर आपने कन्वर्ट करना होगा मोमेंट्स अबाउट मीन में। उसके लिए फार्मूले हैं, उनको हम यूज करते हैं और फिर हम इनको कन्वर्ट करते हैं किसमें, मोमेंट्स अबाउट मीन में। अगर आपने आर्बिट्रेरी मोमेंट्स फाइंड किए हैं तो उनको भी फिर मोमेंट्स अबाउट मीन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये चीज भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक फाइंड फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स एंड कन्वर्ट इनटू मोमेंट्स अबाउट मीन, ये डेटा है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन गिवन होगा, फाइंड फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट, वो कहता है पहली 4 रॉ मोमेंट्स फाइंड करें और फिर उनको कन्वर्ट भी करें किसमें, मोमेंट्स अबाउट मीन के अंदर। तो मोमेंट्स रॉ मोमेंट्स फाइंड करना इजी है, लेकिन अभी हम करेंगे तो बिल्कुल आसान सा काम है, लेकिन फिर इनको कन्वर्ट जो करना है वो थोड़ा सा काम है। अब देखें, ये x की वैल्यू थी, ये मैंने लिख ली। फिर सेकंड रॉ मोमेंट्स के लिए मेरे पास x के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, इन्हीं x की हर वैल्यूज को मैंने स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो x की हर वैल्यू को मैंने अलग अलग स्क्वायर ले लिया। फिर क्या किया, थर्ड रॉ मोमेंट्स के लिए इन्हीं x की हर वैल्यूज का क्यूब लिया, 3 की पावर 3, 6 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो मेरे पास ये कॉलम जनरेट हो जाएगा। अब इन्हीं वैल्यूज को मैंने क्या किया, x वाली वैल्यूज का पावर 4 ले ली, ये कॉलम मेरे पास जनरेट होगा। ये फोर्थ रॉ मोमेंट्स के लिए यूज होगा।
वन बाय वन सारों को क्या किया, सम किया, तो समीशन x 24, समीशन x स्क्वायर 124 है, समीशन x क्यूब, ये सारे कॉलम का जो सम है 720 है, और x 4 वाले कॉलम का जो सम है वो हमारे पास 4420 है। ठीक है, अब हम रॉ मोमेंट्स के फार्मूले यूज करेंगे। कैलकुलेट रॉ मोमेंट्स। तो जो जनरल फार्मूला था, वो जनरल फार्मूले में r की जगह आप 1 लगाएंगे तो m1 प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगा, समीशन x ओवर n, 24/6। तो फर्स्ट रॉ मोमेंट्स मेरे पास क्या आ गई है, 4, ये फर्स्ट रॉ मोमेंट है। अब सेकंड रॉ मोमेंट्स फाइंड करना है तो r की वैल्यू 2 लगाएंगे उस जनरल फार्मूले में, इसलिए मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया है कि आप उसमें जस्ट r की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो ये वैल्यूज बनती जाएंगी, आपके पास फार्मूले आते जाएंगे। r की वैल्यू 2 रखेंगे तो m2 प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगा, समीशन x स्क्वायर ओवर n। ये सेकंड रॉ मोमेंट्स का है, समीशन x स्क्वायर 124 था और n हमारे पास 6 है, तो सेकंड रॉ मोमेंट आपके पास आ गए 20.6 है। थर्ड के लिए क्या किया, उसी r की जगह हमने 3 लगाया है, ये थर्ड रॉ मोमेंट्स का फार्मूला बन गया। समीशन x क्यूब 720 आया था, n पे डिवाइड किया तो हमारे पास थर्ड रॉ मोमेंट्स के आई है 120। उसके बाद r की वैल्यू उस जनरल फार्मूले में 4 लगाएंगे तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा फोर्थ रॉ मोमेंट्स का बनेगा, और उसमें वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास फोर्थ रॉ मोमेंट्स जो आई है वो कितनी आई है, 736.67। ये आपके पास फोर्थ रॉ मोमेंट्स हैं। अब यहां तक आपने रॉ मोमेंट्स फाइंड करना है। अब क्या होगा, अब इनको कन्वर्ट करना है किसमें, मोमेंट्स अबाउट मीन में। कन्वर्ट रॉ मोमेंट्स इनटू मोमेंट्स अबाउट मीन। तो आपके पास कोई भी डेटा है, आप उसकी पहले रॉ मोमेंट्स फाइंड कर लें, फिर उनको कन्वर्ट कर लें मोमेंट्स अबाउट मीन, क्योंकि मोमेंट्स अबाउट मीन का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, रॉ मोमेंट्स फाइंड कर ली या आर्बिट्रेरी मोमेंट्स फाइंड कर ली और एंड पे जाकर उनको कन्वर्ट कर लिया। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन किसकी इक्वल आएगा, फर्स्ट रॉ मोमेंट माइनस फर्स्ट रॉ मोमेंट। आप पहली रॉ मोमेंट्स में से पहली रॉ मोमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगी। तो फर्स्ट रॉ मोमेंट्स हमारे पास 4 आई थी, 4 माइनस 4, तो मोमेंट्स अबाउट मीन हमारे पास क्या आ गई है, 0। हमेशा याद रखिएगा मोमेंट्स अबाउट मीन में जो फर्स्ट मोमेंट होगी वो हमेशा 0 की इक्वल आएगी। कहीं पे भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन होगी वो हमेशा 0 की इक्वल आती है। देखिए जी, रॉ मोमेंट्स हमने फाइंड की थी, उनको मोमेंट्स अबाउट मीन में कन्वर्ट किया तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन 0 आया। अब सेकंड मोमेंट अबाउट मीन उसका ये फार्मूला है जी, कन्वर्ट करने का है। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन किसकी इक्वल होगा, सेकंड रॉ मोमेंट माइनस फर्स्ट रॉ मोमेंट्स का स्क्वायर। सेकंड रॉ मोमेंट्स की वैल्यू लगाई, फर्स्ट रॉ मोमेंट्स का स्क्वायर लिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये किसकी आई है, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन की। उसके बाद थर्ड मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, ये थर्ड रॉ मोमेंट्स माइनस 3 इंटू सेकेंड रॉ मोमेंट्स फर्स्ट रॉ मोमेंट्स प्लस 2 इंटू फर्स्ट रॉ मोमेंट्स का क्यूब। ये आप फार्मूले आपको याद करने होंगे। जैसे ये फर्स्ट के लिए है कन्वर्ट करने के लिए, ये सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए है,
ये थर्ड को कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आपको याद होने चाहिए। बाकी आपने रॉ मोमेंट्स फाइंड की हुई हैं, वो वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो आपके पास थर्ड मोमेंट्स अबाउट मीन आ जाएगी। फोर्थ मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने का ये फार्मूला है। अब ये आपको याद होना चाहिए। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सारी चीजें गिवन है, आप लोगों ने कैलकुलेट की हुई है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे, तो एंड पे ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है 32.67। ये आपके पास फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन का है। तो आप लोगों ने रॉ मोमेंट्स फाइंड किए और आप फार्मूले यूज किए और उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, मोमेंट्स अबाउट मीन। तो इस रॉ मोमेंट्स के टॉपिक में अगर कोई इशू है डिस्कस कर सकते हैं आप इससे। चलिए जी, अगर इशू नहीं है तो हम अपना लास्ट टॉपिक करते हैं। थर्ड टाइप्स ऑफ मोमेंट्स, आर्बिट्रेरी ओरिजिन मोमेंट्स। Arbitrary origin moments are obtained from an assumed value A. assumed value A की बेस पे हम इनको फाइंड करते हैं और A क्या होता है, A इज अ कांस्टेंट। ठीक है, जब आप अपने डेटा से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू सिलेक्ट करके उसके थ्रू मोमेंट्स फाइंड करेंगे, तो वो जो मोमेंट्स होंगी वो आपके पास आर्बिट्रेरी ओरिजिन मोमेंट्स होंगी। ठीक है, उनका जनरल फार्मूला क्या होगा, सेम मोमेंट्स अबाउट मीन की तरह है, लेकिन क्या होगा, एक्स बार की जगह ए आ जाएगा, ए इज अ कांस्टेंट। अनग्रुप डेटा होगा तो ये फार्मूला है, ग्रुप डेटा होगा तो ये फार्मूला है। ठीक है, बाकी सेम हुई बातें, आर की जगह 1 लगाएंगे तो ये होल फार्मूला किसका बन जाएगा, फर्स्ट मोमेंट का। 2 लगाएंगे सेकंड मोमेंट का, 3 लगाएंगे थर्ड मोमेंट का, 4 लगाएंगे फोर्थ मोमेंट का। ये देखिए जी, मैंने इसके लिए ग्रुप डेटे का क्वेश्चन किया है। मैंने कहा चले लास्ट 2 जो एग्जांपल थी हमने अनग्रुप की, तो ये हम एक ग्रुप की कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, फाइंड फर्स्ट 4 आर्बिट्रेरी मोमेंट्स एंड कन्वर्ट इनटू मोमेंट्स अबाउट मीन। ये x की वैल्यूज हैं, 7 फ्रीक्वेंसी है, इनकी पहले फोर्थ क्या करनी है, फोर्थ आर्बिट्रेरी मोमेंट्स फाइंड करनी है, देन उनको कन्वर्ट करना है। ये x की वैल्यू 7 फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम x की वैल्यू से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। अब ये कांस्टेंट वैल्यू के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप डेटा के मिड में से कोई वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये डेटा है आपके पास, इसके मिड में 2 वैल्यूज हैं, 2 और 3। ठीक है, तो आप लोगों की चॉइस है, आप 2 सिलेक्ट कर लें या 3 कर लें, 2 भी कर सकते हैं 3 भी कर सकते हैं, कोई एक वैल्यू सिलेक्ट कर लें। तो मैंने इस क्वेश्चन में 3 सिलेक्ट कर लिया कि मेरे पास जो ए की वैल्यू होगी, मैंने कहा है कि जो ए है मेरे पास वो क्या है, डेटा के मिड में से मैंने एक वैल्यू ली है 3, ये मैंने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इसको मैंने ए का नाम दिया है, ये मेरे पास ए है। अब फार्मूला माइंड में रखें तो क्या करना है, x की हर वैल्यू में से इस a को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस a, ये कॉलम जनरेट होगा।
ए हमने 3 रखा है, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1। अब चूंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है, तो जो हम ये डेविएशन फाइंड करते हैं इनको फिर क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो x माइनस ए, इसको हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया है। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 4, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 3, ये 0 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। समीशन एफ एक्स माइनस ए किसकी इक्वल आया हमारे पास, -6 की। ये आप हमें फर्स्ट आर्बिट्रेरी मोमेंट्स के लिए यूज करेंगे। अब सेकंड के लिए क्या होगा, इसी के ऊपर पावर स्क्वायर होगा, इसके ऊपर 3 होगा तो थर्ड के लिए, फोर्थ होगा तो 4 के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पहले स्क्वायर लेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये कॉलम जनरेट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये देखिए। 1 का स्क्वायर 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ये कॉलम जनरेट होगा। इसका सम हमारे पास 12 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, x माइनस ए वाला जो कॉलम है इसका क्यूब लेंगे, देन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये थर्ड कॉलम आएगा। समीशन एफ एक्स माइनस ए का क्यूब किसकी इक्वल है, -18 के। और एंड पे क्या करेंगे, x माइनस ए, ये जो कॉलम है इसमें हर वैल्यू की पावर 4 लेंगे, देन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये कॉलम जनरेट होगा। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे पावर क्या है इसकी, 4 है। ठीक है, इसकी पावर क्या होगी, 4 होगी, मिस्टेक थी। तो एफ एक्स माइनस ए होल पावर 4, ये हमारे पास डेटा है। समीशन x माइनस ए पावर 4, 3 की जगह क्या आएगा, 4 आएगा। ये हमारे पास कितना आ गया, 36। ये हमने फार्मूले यूज किए, उसी जनरल फार्मूले में हमने क्या किया है, तो जनरल फार्मूले में जस्ट हमने और की वैल्यू चेंज करते गए हैं, तो फर्स्ट 2 सेकंड और थर्ड इनके फार्मूले बन गए। और की वैल्यू 1 रखी है, तो ये होल फार्मूला बन गया फर्स्ट आर्बिट्रेरी मोमेंट्स का। फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डेटा में क्या था, फ्रीक्वेंसी मौजूद थी। समीशन एफ एक्स माइनस ए -6 था ओवर 10, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 थी। तो फर्स्ट आर्बिट्रेरी मोमेंट्स जो हमारे पास आई है वो क्या आई है, -0.6। आर की वैल्यू 2 रखी है, तो हमारे पास फार्मूला बना है समीशन एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर 12 ओवर 10, 1.2। ये सेकंड आर्बिट्रेरी मोमेंट्स है। आर की वैल्यू 3 रखा है, तो फार्मूला जो बना है थर्ड आर्बिट्रेरी मोमेंट्स के लिए, और आर की वैल्यू 4 रखी है, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ये 4 आर्बिट्रेरी मोमेंट्स के लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको भी कन्वर्ट करेंगे। तो इनको कन्वर्ट करने का काम भी सेम वही है जो कि पीछे हमने कन्वर्ट किया था। देखिए फर्स्ट मैंने कहा था कन्वर्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट रॉ मोमेंट है या आर्बिट्रेरी मोमेंट्स है, तो उसको कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है। फर्स्ट आर्बिट्रेरी मोमेंट्स में से फर्स्ट आर्बिट्रेरी मोमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -0.6 फर्स्ट आर्बिट्रेरी मोमेंट से इधर लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे। देखिए फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, फिर क्या आ गया 0। सेकेंड आर्बिट्रेरी मोमेंट्स कन्वर्ट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट की हैं और ये हमारे पास मोमेंट्स अबाउट मीन आ गया। ठीक है, थर्ड के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। अभी पिछले एग्जांपल में मैंने इनको एक्सप्लेन किया था,
जस्ट इसमें क्या है, आर्बिट्रेरी मोमेंट्स की जो वैल्यू आई है उनको पुट करना है, प्लस माइनस करना है। तो आपके पास ये थर्ड आर्बिट्रेरी मोमेंट्स आ जाएगी। फोर्थ के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया था और इसमें वैल्यू सारी पुट करेंगे तो ये भी कन्वर्ट होके आ जाएगी मोमेंट्स अबाउट मीन। ये बेसिकली हमारे पास टॉपिक था मोमेंट्स अबाउट मीन का, और साथ ही में हमने इसकी दो टाइप्स और की थी जिसमें हमने इनको कन्वर्ट भी किया है, ठीक है, वो रॉ मोमेंट्स थी और फिर आर्बिट्रेरी मोमेंट्स। ये मोमेंट्स के टॉपिक में या फिर आपको होल आज के लेक्चर में कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।